प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं के चौधरी हिंदी की क्लास में बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए है। हमने इससे पहले जो वीडियो आप तक पहुंचाई है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसका मैंने आपको काल विभाजन बतलाया था, और उस काल विभाजन में भारतेंदु युग बतलाया था कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, जिसमें भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से लेकर के 1900 तक आपको बतलाई थी। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1920 तक बतलाई थी, और शुक्ल युग की 1920 से 1936 तक, और जो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा मैंने आपको बतलाई थी 1936 से आज तक। तो यह जानने के बाद आपको सिर्फ यह जानना है कि आपको 9th की कक्षा में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ही आपको पढ़ना है। भारतेंदु युग पढ़ने के लिए आवश्यक होता है कि हम उसकी विशेषताएं जान जाएं और उसके प्रमुख लेखकों को जान जाएं। तो विशेषताओं के रूप में देखा जाता है तो हिंदी गद्य का नवीनतम विकास इस काल में ज़्यादा हुआ, और भाषा में सजीवता रही, भाषा में व्यवहारिकता भी आई, और नवीन गद्य विधाओं का विकास हुआ। ये 4 विशेषताएं आपको मिलती हैं भारतेंदु युग में। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि भारतेंदु युगीन जो प्रमुख गद्य लेखक थे, वैसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हम 4-5 के नाम आपको बता दें, और परीक्षा में इतना ही पर्याप्त होता भी है, और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलता जाएगा। तो पहले लेखक हैं भारतेंदु युग के भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, जिनके नाम पर भारतेंदु युग नामकरण ही हुआ है ना। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के जन्मदाता हैं, इन्हीं के नाम पर नामकरण हुआ है, और हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी आए हैं, फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं, फिर लाला श्रीनिवास दास जी हैं, राधाचरण गोस्वामी दास जी। ये 5 नाम आप याद कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी गद्य के विकास में कितना सहयोग दिया भारतेंदु जी ने, और उसके साथ साथ इन्हीं के द्वारा कई गद्य विधाओं का विकास भी हुआ है। उसमें उपन्यास, नाटक, निबंध और अन्य आदि कई विधाएं हैं, लेकिन ये 4 आप प्रमुख रूप से जानिए, और फिर इनका अध्ययन कीजिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम अगली वीडियो आपको। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो गद्य की विशेषताएं हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और इन्हें नोटिस करते रहिएगा, आपको अपनी कॉपी पर लिखना भी है। भाषा का परिमार्जन, नंबर 1 चीज। भाषा का परिमार्जन का मतलब ये होता है कि भाषा में शुद्धिकरण। भारतेंदु जी ने जो भाषा लिखी थी उसमें कहीं कहीं पर विराम चिन्हों का और अर्धकामा का, है ना, इस तरह से कई चीज़ों का उसमें जो है समावेश नहीं हो पाया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए और भाषा का परिमार्जन किया, और उसको सुधार करके लोगों के लायक बनाया, जिससे कि उसको अर्थ का अनर्थ ना समझा गया। इसे भाषा का परिमार्जन कहते हैं। विविध शैलियों का विकास। शैली का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का हम वर्णन करते हैं, किसी चीज़ को हम व्याख्यायित करते हैं, किसी पर हम व्यंग करते हैं, तो ये हमारी व्यंग्यात्मक शैली है, वर्णात्मक होती है, भावात्मक होती है। इस प्रकार की शैलियों का विकास उसमें हुआ, तो विविध प्रकार की शैलियों का विकास हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय जब हम गा करके अपनी बात को किसी तक पहुंचाते थे, तब भारतेंदु जी ने गद्य का विकास किया था। तो गद्य इतना परिमार्जित नहीं हो पाया था कि लोगों को अपनी बात समझ में आ जाए। तो हमारे भारतेंदु जी ने और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये विचार किया कि भाषा जो हमारी होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। तो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो हमारे आपके बीच में भावों का आदान प्रदान का माध्यम थे। फिर बात आती है राष्ट्र प्रेम की भावना। भाई उस समय उसके ठीक
कुछ दिन पहले ही अंग्रेजों का राज्य रहा था, अंग्रेजों ने भारत को प्रताड़ित किया था, हमारी जनता त्राही त्राही कर रही थी। तो अपने निबंधों में हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानियाँ हो, जो भी उस समय लिखे गए, उसमें राष्ट्रीय भावना इतनी कूट कूट कर भर दी गई कि कई ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया, समझिए। तो राष्ट्र प्रेम की भावना का मतलब ये होता है कि हम ऐसे निबंध लिखें, ऐसे कहानियां लिखें, है ना, जिनसे हमारी जनता पढ़ करके उसके अंदर जो है राष्ट्र के प्रति ऐसा रूप दिखलाई पड़ जाए, बन जाए कि वो अपने देश के लिए जान देने को भी तैयार हो जाए। साथ ही मानवतावादी दृष्टिकोण था, मानवतावादी विचारधारा जिसे कहते हैं, कि उस समय जो भी निबंध लिखे गए, जो भी कहानियाँ लिखी गई, जो भी गद्य विधाओं में रचनाएं लिखी गई, उनमें मानवता के प्रति ध्यान दिया गया कि मानव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और मानव को जगाना, मानव को बनाए रखना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मानवतावादी विचारों का विकास किया गया उस समय। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों की। आपको मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बड़े प्रमुख गद्य लेखक थे, है ना। तो उसी में सरदार पूर्ण सिंह जी भी आ गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो बहुत ही बड़ा योगदान दिया और बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएँ लिखी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद चंद्र शर्मा गुलेरी जी आते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी आते हैं। ये 5 लेखक हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी और बालकृष्ण भट्ट। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग में जो विकसित विधाएं थी, जिनका विकास द्विवेदी युग में हुआ। बच्चों, पूछा जाता है पेपर में इस तरह से कि किन्हीं 2 गद्य विधाओं का नाम बताइए, है ना। तो बहुत बच्चे चौंक जाते हैं कि यह विधा क्या होता है। तो आप समझ लीजिए, विधाओं के रूप में आपका निबंध, नाटक, कहानी, समालोचना, संस्मरण, एकांकी इत्यादि इत्यादि बहुत सी है ना। कुल मिला के 17 हैं। तो इसमें जो द्विवेदी में विधाएं विकसित हुई, उसमें निबंध था, नाटक था, आलोचना, कहानी और संस्मरण, एकांकी इत्यादि जीवनियाँ भी रही हैं। तो ये द्विवेदी युग में विकसित विधाएं थी। तो बच्चों, ये भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग जो आपको 9th में पढ़ना है, तो मैंने आपको बता दिया। आप इससे नोट्स भी तैयार करिए और इसको पढ़िए, ध्यान से याद करिए। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की मैं बात करूंगा। 2-3 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आगे भविष्य में भी काम आएंगे। जैसे हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। आप याद कर लीजिए, सुन लीजिए, बाद में मत कीजिए सर आपने बताया नहीं, क्योंकि परीक्षा अभी 1 महीने बाद परीक्षा होनी है आपकी, तो उसमें हम क्वेश्चन दे सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। फिर बात करेंगे, दूसरा प्रश्न बनता है कि ब्रजभाषा गद्य का विकास कब हुआ, है ना। विकास कब हुआ का मतलब उसका सूत्रपात कब हुआ, कब वो प्रारंभ हुई। तो ये 1400 विक्रम संवत के आसपास, या आप कह सकते हैं 14वीं शताब्दी में ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात हुआ। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि खड़ी बोली गद्य का विकास कब हुआ, या इसके प्रथम दर्शन कब हुए, किसकी रचनाओं में खड़ी बोली गद्य का सूत्रपात हुआ, किसमें देखने को मिला। तो इसके जवाब में हम यही बतलाएंगे कि खड़ी बोली गद्य के जो प्रथम दर्शन होते हैं, वो जो आप अकबर का नाम सुनेंगे, महाराजा अकबर थे, उनके शासनकाल में उनके दरबारी एक कवि रहा करते थे गंग जी। तो गंग जी ने चंद्रछंद वर्णन की महिमा रचना लिखी थी, जिसमें इस भाषा के दर्शन होते हैं, खड़ी बोली गद्य के दर्शन होते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो फिर एक कुतुब शतक रचना थी, है ना, उसमें इसके दर्शन हुए। फिर स्वामी प्राणनाथ जी हुए, उनकी रचनाओं में से ये देखने को मिली। तो ये 3 छोटे प्रश्न हैं जो आप बड़े अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान दी करके याद कर लेना, ताकि आपको अगर परीक्षा में पेपर में मिल जाए आप इनके जवाब दे सको, है ना। और अब हम बात करेंगे हिंदी की विविध विधाएं। जो भी मैंने बताया ना कि विधाएं जो पूछा जाता है, तो विविध विधाओं का मतलब है कुछ गद्य विधाएं हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आती हैं और उनकी डिटेल भी पूछी जाती है। तो मैं आपको समझाते चलूँ कि हिंदी की गद्य विधाओं में एक विधा है कहानी, जिसकी चर्चा मैंने भी की हुई थी। तो कहानी होता क्या है, ये आपको बच्चे से समझ लीजिए।
कहानी में किसी पात्र का या किसी घटना का, भाव का और या संवेदना आदि जो भी प्रमुख रहा है ना, कि मार्मिक अभिव्यंजना होती है कि मतलब उसी भाव का या फिर घटना का या किसी पात्र का पूरे मार्मिक तौर पर, पूरे हृदयस्थल तौर पर उसकी जो है चर्चा उसमें की जाती है और उसको व्यक्त किया जाता है, उसके संपूर्ण तथ्यों का विवरण उसमें मिल जाता है। तो इसमें प्रमुख कहानीकारों की मैं बात करूं, और आपने कुछ कहानियां पढ़ी भी होंगी, जैसे कि आपके कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनकी यदि आपने कहानी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कहानी होता क्या है। नमक का दरोगा जैसे कहानी ले लीजिए, है ना, शतरंज का खिलाड़ी ले लीजिए, है ना, दो बैलों की कथा ले लीजिए, अरे बहुत सी कहानियाँ हैं, 200 कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। तो इनकी कहानियाँ बड़ी मार्मिक और बड़ी ही सुंदर रही हैं। जैसे सूरदास जैसी, जैसे सूरदास ने कृष्ण भक्त कवि थे और कृष्ण का जैसा वर्णन उन्होंने कर दिया तो किसी अन्य कवि ने नहीं किया, ऐसा आज तक नहीं हो पाया। वैसे प्रेमचंद ने जैसी कहानियाँ लिख दी हैं, बहुत मुश्किल के लोग ऐसा कर पाए हैं। फिर बात आती है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद भी प्रेमचंद के समकक्ष ही हैं, है ना। इनकी भी कहानियाँ पढ़ी, से आकाशदीप पढ़ लीजिए, मधुआ पढ़ लीजिए, या फिर गुंडा पढ़ लीजिए, है ना, या ममता पढ़ लीजिए, हाई स्कूल में ममता पढ़ेंगे, है ना। और उसमें 9th में भी आप एक पढ़ते हैं, मैं नाम भूल गया, बताऊंगा भी, है ना। फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी कहानी है बहुत बढ़िया, 11 वर्ष का समय। ठीक है, तो 11 वर्ष का समय कहानी पढ़िए, बड़ी मज़ेदार कहानी है। शिवानी की लाठी कहानी है एक, शिवानी जी ने लाठी लिखा है, लाठी आपको इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ने को मिलेगी। और फणीश्वरनाथ रेणु जी ने पंचलाइट लिखी है। पंचलाइट कहानी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत हंसेंगे, बड़ी मज़ेदार कहानी है ना। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जो पंचलाइट कहानी लिखी है, आंचलिक कहानी है ना। तो हम समझते हैं कि आप इतना जरूर समझे होंगे। और आगे, और उस विधा, कहानी विधा के बाद एक उपन्यास विधा है। उपन्यास विधा में क्या होता है कि उपन्यास गद्य की वो महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण विधा है, जो मनुष्य को उसकी समग्रता के साथ व्यक्त करती है। यानी उपन्यास में किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति का जिसका वर्णन किया जाता है, तो उसके समस्त जीवन शैली का, समस्त जीवन की घटनाओं का विधिवत वर्णन होता है, उसके जीवन के समस्त तथ्यों का वर्णन इसमें किया जाता है। और ये उपन्यास इस मामले में बहुत ही माहिर है, बड़ा ही समर्थ है। उपन्यासों की बात करें तो गोदान उपन्यास यदि आपने नहीं पढ़ा तो समझिए आप पढ़ाई के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। क्योंकि गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का है, कृषक जीवन पर आधारित है, बहुत बढ़िया उपन्यास है, आप पढ़िए जरूर इसे। कंकाल जयशंकर प्रसाद का, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती तो अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, लेकिन 3 उपन्यास लिख करके ही उपन्यासकारों की लाइन में अपना प्रमुख स्थान बना गया जयशंकर प्रसाद जी। 3 उपन्यास मात्र लिखे हैं। फिर एक उपन्यास मिलता है आपको त्यागपत्र, ये भी बहुत अच्छा उपन्यास, जयनंद कुमार जी ने इसे लिखा है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं उससे परीक्षा में पूछा जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है ना। लोग चूक जाते हैं, इसको आत्मकथा बोल देते हैं, लेकिन है क्या, क्या है भाई, उपन्यास है, इतना भी नहीं समझ रहे, उपन्यास है। वैसे फिर जहाज का पंछी है, ये भी उपन्यास है, ये लक्ष्मी जोशी जी ने इसे लिखा है। फिर अगली विधा है नाटक। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि नाटक क्या है भाई। नट से अभिनीत होने के कारण, नट से अभिनीत, यानी आप नाटक देखते हैं, तमाम बालिका वधू नाटक ही है, धारावाहिक के सीरियल है, इसी प्रकार से नाटक होता है। तो नट से अभिनीत होने के कारण ये इसे नाटक कहा जाता है। और नट का जो अर्थ होता है वो सात्विकता का प्रदर्शन करने वाला होता है। सात्विक यानी हमारे जीवन की सत्य घटनाओं का जो प्रदर्शन करे। किसी व्यक्ति के किसी जीवन को उठा लिया जाता है और उसकी जो सात्विक घटनाएं होती हैं उसको किसी व्यक्ति के माध्यम से, मतलब एक पात्र होता है, उस पात्र का रूप जो ले करके उस पात्र की सात्विकता को आपके सामने रखता है। आपको लगता है जैसे राम का कोई व्यक्ति पात्र लेता है तो फिर राम राम ही लगता है, हम उसको कुछ अलग नहीं समझते। उसे राम का जो व्यक्ति पात्र कर रहा है, राम का जो पार्ट ले रहा है, उसे हम नट ही कहते हैं। तो
तो ये था नाटक की परिभाषा थी। फिर नाटक है, जैसे हठीअमीर नाटक है, प्रताप नारायण मिश्र जी का बढ़िया नाटक है। विवाह विडम्बन है, सीताराम जी का है। और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है इसे। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास का है। और भारत सौभाग्य प्रेमगंज जी का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम। ये प्रमुख नाटक रहे हैं और नाटककारों के नाम मैंने बता दिए हैं। तो इसके बाद बात आती है एकांकी की। एकांकी जो कि साधारण तौर पर देखा जाए तो नाटक का एक छोटा रूप है ना, जिसमें केवल किसी व्यक्ति के जीवन को अगर देना है तो उसके जीवन की मतलब एक घटना को लेते हैं और उसको एक ही अंक में ख़त्म कर देते हैं नाटक में। तो जैसे कि अंधेर नगरी आपने पढ़ा होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का बड़ा बढ़िया नाटक है। वो लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा, तो वही अंधेर नगरी है, सिर्फ नाम उसका अंधेर नगरी है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसके लेखक रहे हैं। एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। पृथ्वीराज की आंखें आपने पढ़ा होगा, है ना, रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है, बड़ा बढ़िया है, पढ़िए, बड़ा मनोरंजक है ये। उसके बाद हम बात करेंगे निबंध की। निबंध गद्य की प्रमुख विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विकसित रचना है ना। इस रचना नहीं विधा कहिए, सॉरी, विकसित विधा है। इसमें निबंध में आप देखा जाए तो जितने भी प्रकार का गद्य है वास्तव में उस गद्य की कसौटी है निबंध। निबंध में किसी भी प्रकार का दोष अभी तक देखने को फल मिलता नहीं है। तो ये कह लीजिए जितना भी गद्य अभी तक पाया जाता है उसकी कसौटी है, मतलब गद्य के माध्यम से उसकी आलोचना की जाती है और उसको सुधारा जाता है। तो कुछ निबंध हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्या लिखूं, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है जो आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे, है ना। और पोटच है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि आपके 12वीं की कोर्स में था, हट गया है, उसकी जगह पे अशोक के फूल आ गया है। कन्यादान है सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह भी आपके कक्षा 11 में प्राप्त होते हैं, पहले 12 में थे, कक्षा 11 में आते हैं। फिर है ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का, है ना, ठेले पर हिमालय आप 9th में पढ़ेंगे। फिर आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का, जो इंटर में है। तो बच्चों मैं समझ रहा हूँ कि आपको लोग बड़े अच्छे से इसे समझे होंगे, इसके नोट्स भी तैयार करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से और या फ़ोन करके आप हमें इसको बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पर यदि हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो वही कोशिश करिएगा कि उसे लाइक करिएगा और उसको जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि भाई जो भी वीडियो बनाई जाए तो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। व्हाट्सअप पे भी भेजते हैं, अगर व्हाट्सअप नहीं पहुंच पा रहा, किसी कारण से दिक्कत हो रही तो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा सदैव के लिए। व्हाट्सएप पे आज डिलीट कर देंगे या मेमोरी भर जाएगी मोबाइल की तब भी आप डिलीट कर देंगे। तो हम ज़्यादातर यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आपको खोजन नहीं मिल रहा है तो आप सगुन डिजिटल फिल्म्स एंड फोटोग्राफी के नाम से सर्च करेंगे, उसमें हमारी सारी की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और वैसे सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि वीडियोग्राफी का भी कार्य करते हैं। कोई बात नहीं, कार्य करना कोई बुराई नहीं है, चोरी न की जाए, है ना, कुछ गलत न किया जाए, मेहनत करके कमाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, और मेहनत करो। मुझे आशा है कि आप लोग पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।